Hello students, good morning. So today we are starting the revision of chapter 6 of part 2, which is prospectus. So prospectus is a document which work as invitation to the large public for the issue of share और डिबेंचर्स. सो प्रॉस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको यूज़ करके आप जनरल पब्लिक जो है उनको इनवाइट कर सकते हो कि वो आपके शेयर कंपनी के शेयर परचेज करें. तो उसके लिए पहले एक इनविटेशन दिया जाता है और उस प्रॉस्पेक्टस में क्या क्या इंक्लूड होता है. तो उसमें कंपनी की सारी डिटेल मेंशन होती है, कंपनी के ऑफिसर्स की डिटेल्स होती है, उनकी साइन होती है. देन कंपनी कितने शेयर परचेज करे है, कितने रुपीज़ का शेयर है. देन उसके बाद वहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एरिया क्या है एंड फ्यूचर गोल्स के बारे में भी वहाँ पे मेंशन होता है. तो ये प्रॉस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको रीड करके जनरल पब्लिक को आइडिया आता है, वो इंटरेस्ट लेती है और कंपनी में इन्वेस्ट करती है, शेयर परचेज करती है. ओके तो इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मेंशन है, उसको हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है स्टेट द ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी रिलेटेड टू द प्रॉस्पेक्टस. तो सेक्रेटरी की ड्यूटी क्या होगी प्रॉस्पेक्टस को प्रिपेयर करने के लिए. तो पहले तो उसको वेरीफाई करना होगा कि वहाँ पे जो जो थिंग्स मेंशन हो वो प्रॉपर हो, यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए. अदरवाइज़ क्या होगा कि कोई गलत चीज़ मेंशन हो गई तो रीडर वो गलत चीज़ को सही मान के वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, तो फिर वहाँ पे सिविल लायबिलिटी क्रिएट होती है, क्रिमिनल लायबिलिटी क्रिएट होती है. तो दैट्स वाई वहाँ पे ऐसी थिंग्स होनी चाहिए जो प्रॉपर है, शेयर वैल्यू प्रॉपर होनी चाहिए. वो सब वेरीफाई करने की ड्यूटी किसकी है, कंपनी सेक्रेटरी की होती है. उसके बाद एक पूरा प्रॉस्पेक्टस प्रिपेयर करने से पहले ड्राफ्ट रेडी किया जाता है. ड्राफ्ट को डायरेक्टर्स को सेंड किया जाता है, उनका वेरिफिकेशन मिले उसके बाद फाइनल डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है. मिनी प्रॉस्पेक्टस क्रिएट होता है, वहाँ पे भी रिजोल्यूशन पास हो जाए उसके बाद फाइनल डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है. तो ये सारी कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी है. ये सब जो वहाँ पे थिंग्स मेंशन होगी वो सब वेरीफाई करने की ड्यूटी कंपनी सेक्रेटरी की है. जो रिक्वायर्ड थिंग्स है वो वहाँ पे मेंशन हो वो भी वेरीफाई करने की ड्यूटी कंपनी सेक्रेटरी की होगी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन मेरिट्स ऑफ अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स. तो पहले देख लेते हैं अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है. तो अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि कभी कभी बिजनेस में अनसर्टेनिटी होती है. अभी कोई बिजनेस न्यू है, उसने अपने शेयर इश्यू करने हैं मार्केट में, तो उसके पास ये अनसर्टेनिटी होगी बिकॉज वो बिज़नेस नया है. मे बी कोई शेयर परचेज ना करे, कि जो जनरल पब्लिक है वो नो वन नहीं है इस बिज़नेस से, तो वो में भी इंटरेस्ट ना ले इस बिज़नेस में और इन्वेस्ट ना भी करे. तो उसके लिए कंपनी क्या करती है कि जहाँ पे उसको लगता है कि अनसर्टेनिटी है, वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो प्रोविज़न है वो फुलफ़िल नहीं होगी, तो उस टाइम कंपनी क्या करती है, अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती है. अंडरराइटर्स ऐसे लोग होते हैं जो वहाँ पे श्योरिटी लेते हैं, गारंटी लेते हैं शेयर परचेज करने की. मतलब कि जितने शेयर जनरल पब्लिक परचेज करती है और जो रिमेनिंग शेयर रहते हैं जो परचेज नहीं हुए, उनकी गारंटी लेते हैं अंडरराइटर्स कि वहाँ पे फुल्ली सब्सक्रिप्शन हो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो प्रोविज़न है वो फुलफ़िल हो. तो उनके बदले रिटर्न में उनको क्या मिलता है, अंडरराइटर्स ये जो गारंटी लेते तो उनके बदले रिटर्न में उनको क्या मिलेगा, तो वहाँ पे उनको कमीशन मिलता है. तो जितने शेयर्स के लिए वो अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव करते तो उतने शेयर पे उनको कमीशन मिलता है. तो ये हुआ कॉन्सेप्ट अबाउट अंडरराइटिंग. तो यहाँ पे हमें पूछा गया है मेरिट्स ऑफ अंडरराइटिंग, तो उनके एडवांटेजेस क्या है अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट के. तो यहाँ पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवांटेज किसके पास होगा, कंपनी के पास, कि कंपनी के पास अनसर्टेनिटी नहीं रहती है. मिनिमम नेक्स्ट क्या होगा कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का प्रोविज़न था, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि कंपनी एक्ट 2013 में ये प्रोविज़न है
कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो वहाँ पे एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का एक प्रोविज़न होता है कि इतने शेयर मिनिमम सब्सक्राइब्ड होने चाहिए, इतने लोगों ने उतने शेयर में परचेज किया होना चाहिए। 90% 80% हो सकता है कि जितने शेयर इशू किए उसमें से 80-90% के लिए एप्लीकेशन आनी चाहिए, तभी वो जो पूरा शेयर इशू किया है उसको वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये हुआ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो वो प्रोविज़न भी अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट की वजह से फुलफिल होता है। तो ये अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के बेनिफिट्स है। देन इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉस्पेक्टस। तो प्रॉस्पेक्टस क्या है? एक इनविटेशन है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती है, कंपनी की डिटेल होती है, ऑफिसर्स की डिटेल होती है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्यूचर गोल क्या है, एंड मेन थिंग कितने शेयर परचेज किए हैं, कितने रुपीज़ में। तो उससे क्या होगा कि कंपनी की एक इमेज क्रिएट होती है, तो उसकी वजह से जनरल पब्लिक में अवेयरनेस आती है अबाउट द बिजनेसेस, जो पर्टिकुलर बिजनेस है उसकी अवेयरनेस उनमें जाएगी। तो प्रॉस्पेक्टस इसलिए बहुत इम्पोर्टेंस है बिकॉज जनरल पब्लिक को अगर कंपनी के बारे में पता होगा तभी वो इंटरेस्ट लेके यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। उनके पास कोई नॉलेज ही नहीं होगा कि कंपनी क्या है, किसके लिए रन कर रही है, उसके फ्यूचर गोल्स क्या है, तो फिर वो इन्वेस्ट क्यों करे बिजनेस में। तो दैट्स वाई प्रॉस्पेक्टस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। व्हाट इज़ प्राइवेट प्लेसमेंट? तो प्राइवेट प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि बिजनेस इसमें क्या करते हैं, जनरल इशू जो होता है उसमें क्या होता है, पब्लिक इशू कहते हैं हम, कि वहाँ पे जनरल पब्लिक को, जो भी जनरल पब्लिक होती है उनको इनविटेशन दिया जाता है एट लार्ज। मतलब कि ऐसा नहीं कि किन्हीं 2% को 3% को इनविटेशन दिया गया, यहाँ पे पूरी पब्लिक को इनविटेशन दिया जाता है। तो उसके लिए इनविटेशन न्यूज़पेपर में दिया जाता है, एडवर्टाइजमेंट की तरह बुलेटिन में दिया जाता है, ताकि रीडर उसे पढ़े और यहाँ पे इन्वेस्ट करे। बट प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होगा कि वहाँ पे जो ये इनविटेशन है वो किन्हीं फाइनेंशियल डिसाइडेड होती है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या फिर डिसाइडेड पर्सन में ही उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और वहाँ पे मैक्सिमम नंबर है 50 नंबर तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप। तो वो में भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, तो उसको ये इशू किए जाते हैं प्रॉस्पेक्टस। यहाँ पे पूरी जनरल पब्लिक को इनविटेशन नहीं दिया जाता है। व्हाट इज़ अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट इन रिलेशन टू प्रॉस्पेक्टस? तो अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है इन रिलेशन टू प्रॉस्पेक्टस? तो न्यू बिजनेस के लिए जब आप इनविटेशन देते हो फिर भी वहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है कि फुल्ली सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा, तो दैट्स वाई वो अनसर्टेनिटी को रिमूव करने के लिए अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अंडरराइटर्स अपॉइंट किए जाते हैं ताकि वो वहाँ पे गारंटी आ सके, सर्टेनिटी आ सके। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैटर्स आर इंक्लूडेड इन प्रॉस्पेक्टस? तो प्रॉस्पेक्टस में क्या क्या थिंग्स मेंशन होती है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस की, कि वहाँ पे कंपनी की डिटेल, कंपनी का नेम, एड्रेस, रजिस्टर्ड एड्रेस, देन कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी के फ्यूचर गोल्स क्या है, कंपनी का फील्ड एरिया वहाँ पे मेंशन होता है, उसके बाद शेयर कितने इशू किए हैं, पर शेयर कितनी वैल्यू है, वो सारी थिंग्स वहाँ पे मेंशन होती है। वहाँ पे इवन ऑफिसर्स की डिटेल्स भी होती है, जो की मैनेजर पर्सनल है उनकी सिग्नेचर भी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट इज ब्लेसिंग फॉर अ कंपनी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ओनली अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के जो इम्पोर्टेंस पॉइंट्स थे वो वहाँ पे डिस्कस कर लेने, ये पॉइंट्स हमें एक्सप्लेन करना है। तो हम कैसे करेंगे कि अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस के लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो वो कैसे बेनिफिशियल होगा कि अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट से बिजनेस में एक सर्टेनिटी आती है, तो दैट्स वाई वो बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉस्पेक्टस इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट विच रिफ्लेक्ट्स द रिलायबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू पब्लिक एट लार्ज। सो ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना है, तो हम उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे
तो ये जो प्रॉस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है वो एज अ इन्विटेशन वर्क करता है। तो जब आप प्रॉस्पेक्टस इशू करते तो वो एक सेल्स पर्सन की तरह वर्क करते हैं। और वो ऐसा क्यों करता है? बिकॉज उसमें कंपनी की सारी डिटेल्स, जो जनरल थिंग्स होती है, वो सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं। तो वो किसी एक पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी होता है। तो दैट्स वाई is a document which reflects the reliability of a company to public at large. What is minimum subscription? तो कंपनीज एक्ट में ये प्रोविज़न है कि जब भी जनरल पब्लिक को शेयर इशू किए जाते तो वहाँ पे जो जनरल पब्लिक है उनके इंटरेस्ट में ये प्रोविज़न यहाँ पे मेंशन है कि कोई कंपनी क्या करती है, शेयर, कोई न्यूली कंपनी है शेयर इशू करती है, तो वहाँ पे वो जो फंड आता है तो वो फंड में भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो जितना फंड आया उतने फंड से, जितना कैपिटल रेज हुआ उतने कैपिटल से कंपनी रन करेगी, उनकी वर्किंग साइकिल को वो चलाएगी। बट वो कभी ना कभी एंड हो जाएगा, बिकॉज वो जितना रिक्वायर्ड था उतना नहीं आया था सब्सक्रिप्शन, उतनी एप्लीकेशन नहीं आई थी, तो वो मे बी मिड में ख़त्म हो जाए फंड। तो इसलिए ऐसा ना हो, दैट्स वाई कंपनीज एक्ट में ये प्रोविज़न है कि वहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए कि इतने शेयर परचेस किए हैं तो उसमें से इतनी अमाउंट की एप्लीकेशन तो आनी ही चाहिए। तो उससे क्या होगा कि कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनके इंटरेस्ट जारी रहेगा कंपनी में, उनके साथ कुछ डिसएडवांटेज वहाँ पे जुड़ेगा नहीं। तो दैट्स वाई ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉस्पेक्टस, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है आगे। द नेक्स्ट व्हाट इज़ क्रिमिनल लायबिलिटी और सिविल लायबिलिटी। तो प्रॉस्पेक्टस में हमें पता है कि ऐसी ही इंफॉर्मेशन होगी जो शेयर होल्डर उस इंफॉर्मेशन पे रिलायबल रह के यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। तो प्रॉस्पेक्टस में ऐसी ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो ट्रूथ हो, इथिक्स के बाहर ना हो और कंपनी को रिफ्लेक्ट करे, कोई फॉल्स पिक्चर यहाँ पे क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई पर्सन ऐसी इंफॉर्मेशन पे रिलायबल रह के यहाँ इन्वेस्ट करता है, प्रॉस्पेक्टस में जो इंफॉर्मेशन दी गई थी उस पर रिलायबल रह के इन्वेस्ट करता है और उसके साथ लॉस वो बियर करता है, लॉस उसे होता है, तो वहाँ पे वो पर्सन सिविल लायबिलिटी यहाँ पे कंपनी पे क्रिएट कर सकता है, उन पे केस कर सकता है। और जो पर्सन यहाँ पे प्रूव होगा कि वो लायबल है उसको मे बी फाइन हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। और क्रिमिनल लायबिलिटी क्या होगी कि जो प्रॉस्पेक्टस है उसमें फ्रॉडुलेंट इन्फॉर्मेशन दी गई हो, मिस इंटरप्रिटेशन दिया गया हो, तो उसकी वजह से जो इन्वेस्टर है उनको प्रॉब्लम होगी, वो इन्वेस्ट करेंगे और फिर उनको लॉस बियर करना होगा। तो दैट्स वाई ऐसा ना हो, इसलिए ये क्रिएट किया गया, ये प्रोविज़न है। और क्रिमिनल लायबिलिटी में फाइन हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। तो ये हुआ सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी। द नेक्स्ट है स्टेट द लायबिलिटी ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट रिलेटिंग टू द प्रॉस्पेक्टस। तो ये भी क्रिमिनल लायबिलिटी है। तो सिविल लायबिलिटी और क्रिमिनल लायबिलिटी में से उनकी इंफॉर्मेशन पूछी जाए कि ये क्या है। नेक्स्ट ये भी पूछा जा सकता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो अगर इफ रिलेटिंग टू द प्रॉस्पेक्टस तो कौन सी लायबिलिटी क्रिएट होती है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए, तो आपको ये अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर 6 हमारा ओवर होता है।